अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे टॉपिक 1.7 असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें पूछा क्या जा रहा है। टोटल अनसर्टेनिटी यानी कि टोटल चांसेस जो हैं एरर के। चांसेस हम इसलिए सिर्फ वर्बली बता रहे हैं, लेकिन जब हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो एग्जैक्टली हम एरर्स की ही बात करेंगे। तो वो एरर्स जो एग्जिस्ट करते हैं मेजरमेंट्स के अंदर, लेकिन अब हम एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो उन सबको जब हम कंपाइल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो उनका रिजल्ट कैसे लिखा जा सकता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया गया जिसको परफॉर्म करके वैल्यूज निकालनी है। अब एक दफ़ा उसको परफॉर्म किया तो वैल्यू आ गई कोई 12.3। अब यहाँ पर जो एरर है, चांसेस हैं अनसर्टेनिटी के, वो हम कह देते हैं 0.1 है। इसी तरह उसी मेजरमेंट, उसी इंस्ट्रूमेंट से दोबारा मेजरमेंट उसी चीज़ की ली गई, तो यहाँ आ गया 12.4, फिर 12.5, 7, 8, 9 और इसी तरह से। लेकिन सारों के साथ ये अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करी है कि ये जो 12.3 है ये भी एग्जैक्ट नहीं है। क्या पता यहाँ पर 12.29 होता, यहाँ पे 12.31 होता, तो एरर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करने के चांसेस इतने % है, या बिल्कुल एब्सोल्युटली इतना है। अब जब फाइनल रिजल्ट लिखना है, हमें यूँ तो नहीं बताना कि मैंने पहले लिया तो ये आया, दूसरी दफ़ा लिया, ऐसा तो नहीं। हम उनकी एवरेज लेके लिखते हैं। तो एवरेज लेके भी इन सब की तो एवरेज आराम से ले ली गई, लेकिन मसला तो आ गया इनका कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को किस तरह से फाइनल रिजल्ट में लिखना है। तो उसके लिए रूल्स बताए गए हैं, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने फाइनल रिजल्ट में इन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को बता सकते हैं, ये टोटल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं जब भी हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है। अब पहले हमने एक रीडिंग ली जिसमें आ गई वैल्यू 25.4, और उसमें जो अनसर्टेनिटी आ रही थी, लेट्स सपोज वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये एक रीडिंग आ गई। इसी तरह से अब हमने दूसरी रीडिंग ली। ऐसा भी हो सकता था कि ये मीटर रॉड है, इसकी लेंथ को किसी पीस की, किसी भी कपड़े की लेंथ को मेजर किया जा रहा होता, और यहाँ से यहाँ तक हमें अब पता चल जाता कि इसकी इतनी लेंथ है। तो उन दो पॉइंट्स पर भी जो अनसर्टेनिटी के चांसेस थे वो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए कि पहला ये है, और दूसरी रीडिंग जहाँ तक ली गई है, लेट्स सपोज वो कह देते हैं कि ये है जी 74.3 ± 1 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? यूँ भी हो सकता था कि डिफरेंस निकालना होता या एडिशन करनी होती कि टोटल ये कितना है, कि कितने दोनों को माइनस करके बताओ कितना आएगा। तो किसी भी तरह से हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का सवाल दे दिया जाता विद अनसर्टेनिटी। उसको कैसे सॉल्व करना था कि अब जो भी हमने यहाँ पे करना है, अगर इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन इनकी एब्सोल्यूट जो अनसर्टेनिटीज हैं वो हमेशा ऐड अप होंगी। एड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये दोनों ऐड भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये दोनों सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन जब भी अनसर्टेनिटी की बात आएगी तो उसमें हमेशा अनसर्टेनिटी को ऐड करना है, और ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। और एमसीक्यूज इसी तरह पूछ लिया जाता है कि जब आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो टोटल अनसर्टेनिटी को फाइनल रिजल्ट में कैसे लिखते हैं? सो बाय एडिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करेंगे। इस केस में हमारे पास क्या हुआ कि बता दिया गया एक डिवाइस है जिससे मेजर किए गए हैं वोल्टेज को, और उसकी वैल्यू आई 5.2, एंड जो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करी है वो है 0.1। यहाँ पर वोल्ट के साथ ये वैल्यू लिख दी गई। फिर कहा कि करंट मेजर किया गया एक सर्किट के अंदर, उसी सर्किट के अंदर हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, करंट मेजर कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि रेजिस्टेंस मालूम करो। अब जब हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है, और अगर कहीं पर दिया गया है कि ओहम्स लॉ को अप्लाई करो, या नहीं भी दिया गया तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हमें आइडिया है कि ये जब दोनों वैल्यूज गिवन हो ओहम्स लॉ को यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा? V/I। क्यों? क्योंकि V = IR हमारे पास ओहम्स लॉ है, R को सेपरेट किया तो V/I आ गया। यहाँ पर उस सर्किट से लिए गए वोल्टेजेस की वैल्यू भी मौजूद है, करंट की वैल्यू भी मौजूद है। हमने फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस को।
देखने से क्या पता चल रहा है कि ये डिवीजन का केस है। इसी तरह सेम जो हम डिवीजन के लिए करेंगे वही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यहाँ पर वैलिड होगा। इस केस में जब हमें पता चल गया कि हमारे पास ये डिवीजन का केस आ रहा है और अब हमने यहाँ पर अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करना है तो किस तरह से होगी। उस तरह तो पता चल रहा था कि v की वैल्यू को i पे डिवाइड करते आंसर आ जाता r का, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, इन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज में। उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें करनी पड़ेगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेजेस। तो सबसे पहले हमने वोल्टेज के लिए इसको कंसीडर कर लिया। अनसर्टेनिटी जो परसेंटेज में फाइंड आउट की जाती है वो कैसे की जाती है कि जो आपके पास अनसर्टेनिटी आ रही है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय वो वैल्यू जो उस इंस्ट्रूमेंट से उस वैल्यू के लिए ली गई है, उस क्वांटिटी के लिए। सो ये आ गई 5.2। ये था अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये वो एक्चुअल वैल्यू थी जो उस डिवाइस ने हमें दे दी थी उसी वोल्टेज के। चूंकि परसेंटेज में लाना है आंसर तो ये आ गया मल्टीप्लाई विद 100। इससे कैलकुलेशन से हमें मिली क्या, परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेजेस के लिए। सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे फॉर करंट। तो यहाँ पर अब हम करंट के लिए आई के लिए कर रहे हैं तो क्या बनेगा, अगेन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जो भी दी हो, चाहे ये 0.01 होती, चाहे ये 0.45 होती, कुछ भी, उसको डिवाइड करना है उस एक्चुअल वैल्यू के साथ। सो करंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है 0.84, परसेंटेज चाहिए तो आ जाएगा 100। इसकी मदद से क्या मिल जाएगा, सारे के कैलकुलेशन के बाद आ गया 6%। सो 6% यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया गया। अब यहाँ पर दोनों चीजें मौजूद हैं तो दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के बाद उनको एड अप कर दिया जाएगा। एड अप करने के बाद ये क्या बन जाएगी 8%। तो ये क्लियर हो गया कि हमने दोनों के अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करके उसका फाइनल आंसर निकाल लिया। सिंपली अब क्या करेंगे, v ओवर i करेंगे, यानी कि v की वैल्यू क्या है 5.2। सो यहाँ पर r निकाल लेते हैं, 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84। सो ये कुछ आना है 6.9 ओहम्स और विद अनसर्टेनिटी कितना 8%। अगर इसी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि 8% एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी इस 6.9 की, और उसकी वजह से यूं भी लिखा जा सकता है कि 8 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू चाह रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वैल्यू आएगी 6.9 से। सो ये बन जाएगा एब्सोल्यूट में 6.9 प्लस माइनस 0.5 ओहम्स। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है, परसेंटेज की फॉर्म में भी आंसर को लिखा जा सकता है, लेकिन अक्सर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। तो मकसद क्या है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अनसर्टेनिटी को फाइनल रिजल्ट में लिखना होगा तो हर एक एक वैल्यू जो गिवन है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करके ऐड करना है। तो और ये वाली जो हमारी पूरी लाइन है, पहली ही लाइन है इस टॉपिक की, जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें बताया क्या है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड अप करना है, एड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो पहले केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को, जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही थी उनको डायरेक्टली ऐड कर दिया गया था। इस केस में जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है एंड देन उसको ऐड करना है। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब हम बाकी पॉइंट्स की बात करते हैं। समटाइम्स पावर फैक्टर के लिए भी इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना होता है और अपने फाइनल रिजल्ट में लिखना होता है। उस केस में हम किस तरह से इनको मेंशन कर सकते हैं। सवाल ये पूछा गया कि कैलकुलेट करना है वॉल्यूम को, वॉल्यूम का फॉर्मूला दे दिया गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब कहा गया कि जो भी सिलेंडर, जो भी चीज़ इस्तेमाल की गई है उसका रेडियस है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इस सारी के को हमने यहाँ पर आर की वैल्यू को लगाना है, उससे मल्टीप्लिकेशन के बाद सारा सॉल्व करके एंड वॉल्यूम को बता देना है। अगर 4/3 देखा जाए, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 4/3 ही रहेगी।
पाई की वैल्यू देखी जाए कांस्टेंट है, बिल्कुल सेम रहेगी। आर जो कि रेडियस था वो भी गिवन था, यहाँ पर दे दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी आर के ऊपर क्यूब भी है। इसका मतलब है कि इस आर का क्यूब जब लिया जाएगा तो इसकी इस वैल्यू में भी तो कोई ना कोई चेंज आएगा। अगर इस वैल्यू में चेंज आएगा तो फाइनल रिजल्ट में इसको किस तरह लिखा जाए, उसके लिए अगेन क्या करना पड़ेगा कि चूंकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सबसे पहले हम इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करेंगे। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आर। सो आर में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो किस तरह से फाइंड आउट होगी, अगेन जो लीस्ट काउंट दिया गया है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल वैल्यू है 2.25 इंटू 100, चूंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। यहां से कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब जब वैल्यू आ गई तो ये थी सिर्फ और सिर्फ आर की, और हमें फॉर्मूला में क्या नजर आ रहा है, ये पावर फैक्टर। तो अब हमारा काम क्या है कि जो पावर दी गई होगी उसको इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। सो मल्टीप्लाई पावर विथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है यहाँ पर 3 गिवन है तो 3 के साथ उस 0.4 को या जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, और वो आपका बिल्कुल फाइनल आंसर होगा। अब आपने उसका क्यूब भी ले लिया, बस को 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया होगा। नेक्स्ट क्या काम बचेगा कि इसमें सारी में वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कि 4/3 एज इट इज रहेगा। पाई की वैल्यू 3.14, आर की जो भी वैल्यू है यानी कि 2.25 यहाँ पर गिवन है, इसका क्यूब, इस पूरी वैल्यू को निकालेंगे और जो भी यहाँ पर आंसर आ रहा होगा प्लस माइनस वो हमारा एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मौजूद होगा। तो ये एक फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया हमने। ये वाली लाइन इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी पावर फैक्टर को आप सॉल्व कर रहे होते हो तो उसमें जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो मल्टीप्लाई उसको किस तरह निकाला जाता है कि जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। जब हमें टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी हो एवरेज लेते हुए तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एवरेज में क्या होता है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन बार बार जब मेजरमेंट्स ली जा रही हैं तो सम टाइम वैल्यू चेंज हो रही है, सम टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 6 रीडिंग्स लेके एंड देन फाइनल रिजल्ट निकालते हैं बाय टेकिंग एवरेज। उसी तरह से एक स्क्रू गेज लिया गया, मेजरमेंट्स ली गई तो इस तरह से आ रही है 1.20 और अनसर्टेनिटी इतनी आ गई, फिर इसमें इतनी है। इसी तरह 6 रीडिंग्स को कंसीडर कर लिया गया। अब चूंकि पता है कि इनकी एवरेज निकालनी है, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उनकी तो एवरेज हम इसीलिए निकाल लेंगे, और वो किस तरह से आएंगी कि सबको ऐड करके 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.239122 एंड 21 डिवाइड कर देंगे। जो एवरेज निकालने का तरीका है, जितनी रीडिंग्स है 6 रीडिंग्स है तो 6 पे डिवाइड कर दिया, ये आ गई सिंपल एवरेज। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि इसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है। तो एवरेज के केस में सबसे आसान काम यही है, चूंकि एवरेज लिखा जा रहा है, इनकी भी एवरेज लेनी है तो इनकी भी एवरेज ले लेनी है। जो अनसर्टेनिटी दी गई है सबको ऐड करना है, 0.01 प्लस 0.01 फिर प्लस 0.02, जो अनसर्टेनिटी आती जा रही है उन सबको लिख के टोटल नंबर पर डिवाइड कर देना है, जो एवरेज निकालने का तरीका है। जैसे आप एवरेज इन दोनों के निकाल लोगे वो आपका फाइनल आंसर होगा। सो यहाँ से कोई ना कोई फाइनल वैल्यू आएगी प्लस माइनस, और यहाँ से अनसर्टेनिटी की फाइनल वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका रिजल्ट होगा। तो एवरेज से ही याद रखना है कि अगर हमसे किस में भी पूछा जाए कि इसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है तो क्या आंसर होगा कि तमाम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की एवरेज लेके ही रियल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से टाइम एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया जाता है। उस केस में अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ खास तौर पर ध्यान में रखने वाली है कि जब अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी होती है तो पहले तमाम केसेस में हम क्या करते आ रहे थे, जब भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होती थी तो जो लीस्ट काउंट होता था उसको उसी
चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू पे डिवाइड कर देते थे। अगर हमने वॉल्यूम में कैलकुलेट करना था, वोल्टेजेस में कैलकुलेट करना था, या रेडियस में कैलकुलेट करना था कि क्या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाली जा सकती है। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ खास तौर पर ध्यान में रखनी है कि बाकी तमाम जितने भी हमने पिछले केसेस को डिस्कस किया है, जब भी हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी थी तो उसको किस तरह से कैलकुलेट किया गया। जो लीस्ट काउंट दिया जाता था पर्टिकुलर वैल्यू का, उसको डिवाइड कर देते थे उसी चीज़ की वैल्यू के साथ। तो लेट सपोज हमें वोल्टेजेस में कहा गया कि इतने परसेंट या इतने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर सकती है, और इससे हमने इतनी वैल्यू मेजर की, तो क्या परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, वहां से परसेंटेज आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें इसी चीज़ का डिफरेंस आ जाता है कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है वो इस तरह से कि लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल को कंसीडर किया गया। सिंपल पेंडुलम लिया है, सिंपल पेंडुलम को कहा कि ये वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेशन इसकी कितनी है, 30 वाइब्रेशंस इसने की। इस तरह से ये 30 टाइम्स वाइब्रेट किए। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कहा गया कि टाइम लगा 54.6 सेकेंड। टाइम पीरियड निकालना है और टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला दे दिया गया कि जितना टाइम टोटल लगा है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे, तो आपके पास आ जाएगा। बात क्या बची कि ये जो पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया इसमें स्टॉप वॉच यूज हो रही है जो इस टाइम को कैलकुलेट कर रही है, और उस टाइम को कैलकुलेट करते हुए इसने बताया कि जो 0.1 सेकेंड का एरर है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट पता चल गया। लीस्ट काउंट इसका लेना है जहां से टाइम स्टॉप वॉच का बताया गया, और उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे। तो इस तरह से क्या बन जाएगा हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाय 30। तो इससे जो भी वैल्यू आई प्लस माइनस यहाँ से जो वैल्यू निकाली गई वो आ जाएगी हमारी आंसर के तौर पर। तो ये खास तौर पर देखना है कि पिछले केसेस में हम जो चीज ले रहे थे उसी की एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर हमने इसको इसकी एक्चुअल वैल्यू जो कि 54.6 है उससे डिवाइड नहीं करना, बल्कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करना है। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है, और इस तरह से हमारा एक कंप्लीट टॉपिक हो चुका है।